नमस्ते दोस्तों, शिक्षा विद शालिनी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम लोग जो पढ़ रहे थे मानव तंत्र, उसमें हम देख रहे थे श्वसन तंत्र। मानव के शरीर में पाए जाने वाले सभी तंत्रों में से सेकंड नंबर में है स्वतंत्र तंत्र, श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र के कुछ भाग हमने पिछले वीडियो में देख लिए थे। इस वीडियो में हम देखेंगे आगे के कुछ और अंग जिनसे मिलकर हमारा स्वतंत्र तंत्र बनता है। श्वसन तंत्र के 3 भाग हमने पिछली बार पढ़े थे, जिसमें ऊपरी भाग था, निचला भाग था और मांसपेशियां थी। तो निचला भाग जो कि मुख्य रूप से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। तो अब हम पढ़ रहे हैं निचला श्वसन तंत्र। निचले श्वसन तंत्र के कुछ भाग होते हैं, जैसे कि सबसे पहला होता है श्वास नली। श्वास नली क्या होता है? देखिए, हमने देखा था कि जब ये नासिका है और नासिका के बाद यहाँ पे आता है आपका ग्रसनी वाला भाग। ग्रसनी के बाद आता है यहाँ पे स्वर यंत्र। स्वर यंत्र के बाद यहाँ पे आपकी शुरू होती है श्वास नली। तो आपकी श्वास नली यहाँ से शुरू होती है। तो देखिए, श्वास नली यह है सी आकार के छल्ले से मिलकर बनी होती है, जो श्वास नली को आपस में चिपकने से रोकती है। क्या होता है यहाँ पर, एक्चुअली दिखती तो एक ही जैसी है, लगभग 6 सेंटीमीटर लंबी ये होती है, पर ये क्या होती है, एक नहीं होती है। यहाँ सी आकार के कुछ छल्ले होते हैं इस तरीके से। ये देखिए, ये सी है ना, ये इस तरीके से छल्लों से मिलकर बनी होती है। ये इसलिए होता है क्योंकि अगर किसी वजह से माफ कीजिए, अगर किसी वजह से यहाँ पर ज्यादा श्लेष्मा इकट्ठा हो जाए तो ये श्वास नली आपस में चिपक के बंद ना हो जाए। क्योंकि अगर आपकी नाक बंद होती है तो आप मुख से श्वसन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी श्वास नली बंद हो गई तो श्वसन आप कहाँ से करेंगे? अंदर श्वसन या अंदर ऑक्सीजन कैसे जाएगी? तो उसके लिए ये श्वास नली को चिपकने से रोकती है, जो कि सी आकार के छल्लों से बनी होती है। दूसरा, इसके अंदर भी श्लेष्मा का उत्पादन होता है। श्लेष्मा का उत्पादन होता है, यानी कि अगर कुछ धूल के कण जो गलती से यहाँ से अंदर आ गए हैं, या फिर आपने मुख से श्वसन किया है, उसके माध्यम से कुछ धूल के कण अंदर आ गए हैं, तो यहाँ पर एक और फिल्टर लगा होता है, यानी कि यहाँ पर भी श्लेष्मा का उत्पादन होता है। जो थोड़े बहुत धूल के कण आ जाते हैं वो यहाँ चिपक कर रुक जाते हैं और आगे नहीं जाते। बाद में ये छींक के माध्यम से बाहर निकलते हैं और सारा कचरा वगैरह जो भी होता है वो आपका बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब इसके बाद आता है, ये इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा मत देखिएगा। इसके बाद आता है हमारा श्वसनी या श्वसनिका। श्वसनी या श्वसनिका मतलब श्वसनी ही श्वसनिका है, जब छोटे छोटे भागों में बढ़ जाती है। हम आगे देखते हैं तो क्या होता है। देखिए, श्वास नली हमने देखा, श्वास नली ये है, यानी कि ये श्वास नली होगी। जब ये श्वास नली आगे जाती है तो ये प्राथमिक श्वसनी में बट जाती है। प्राथमिक श्वसनी का मतलब होता है यहाँ से इसके 2 हिस्से हो जाते हैं, ये इसे कहते हैं प्राथमिक श्वसनी। प्राथमिक श्वसनी आगे जाके द्वितीयक श्वसनी में बढ़ जाती है, यानी कि ये भी कई सारे छोटे छोटे हिस्सों में यहाँ से शाखाएं निकलने लग जाती हैं। उसके बाद आती है तृतीयक श्वसनी। तृतीयक श्वसनी यानी कि ये भी आगे जाके और छोटे छोटे भागों में विभक्त हो जाती है, जब ये कई सारे भागों में विभक्त हो गई। और लास्ट में आती है श्वसनिका। श्वसनिका इसका आखिरी भाग है, वो भी इसकी ही ब्रांचेस है। जैसे कि ये बढ़ते जा रहा है ना छोटे छोटे भागों में, ऐसे ही श्वसनिका भी आगे जाके छोटे छोटे भागों में बढ़ते जाता है। और लास्ट में आती है कुपिकाएं। कुपिकाएं क्या होती हैं? जो आपके आखिरी भाग होते हैं, यानी कि ये जो छोटी छोटी ब्रांचेस निकली हुई हैं, इन ब्रांचेस के अंत में जो आपको दिखेगा नहीं, यहाँ पे मैं बड़ा बड़ा के दिखाऊंगी आपको कि यहाँ पर छोटे छोटे बलून यानी गुब्बारे जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें कुपिकाएं कहते हैं। अब देखिए क्या होता है, जैसे कि मान लो ये आया आपका लास्ट वाला श्वसनिका वाला भाग, तो ये आपकी श्वसनिका आई। अब श्वसनिका के अंत में ये इस तरीके से बलून जैसी संरचना पाई जाती है, जैसे अंगूर के गुच्छे होते हैं ना, कुछ कुछ वैसे। तो ये इस तरीके से कुपिकाएं पाई जाती हैं। तो अगर हम इसको देखें तो कहीं ना कहीं ये हमारा पेड़ के जैसा स्ट्रक्चर हो जाता है। जैसे आपका पेड़ होता है तो नीचे आपका बड़ा होता है, उसके बाद में ये मुख्य 2 या 3 शाखाओं में बढ़ जाता है। उसके बाद छोटी छोटी कई सारी डालियां निकलती हैं, इनसे डालियां निकलती हैं और इन पर छोटी छोटी टहनी लगने के बाद पत्तियां लग जाती हैं। तो कहीं ना कहीं ये स्ट्रक्चर हमारा बिल्कुल वृक्ष के जैसा होता है, जिसमें मुख्य रूप से आपका श्वास नली होती है। श्वास नली के बाद प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक श्वसनियां होती है। ये बाद में श्वसनिका आखिरी भाग श्वसनिका में बढ़ जाता है और श्वसनिका लास्ट में जाके गुब्बारे नुमा संरचना में बदल जाती है, जिसे कुपिका कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा श्वसनी और श्वसनिका वाला भाग।
लास्ट में आते हैं फेफड़े। फेफड़े एक्चुअली क्या है, देखिए फेफड़े में देखिए आपके शरीर में यहाँ पर इस तरीके से हड्डियां पाई जाती हैं, जिन्हें इंग्लिश में रिब केज कहते हैं या हिंदी में पिंजर कहते हैं। तो इस तरीके से आपके वक्ष स्थल पर ये दो इस प्रकार से हड्डियां पाई जाती हैं। इन हड्डियों के पीछे एक इस तरीके से संरचना पाई जाती है हड्डियों के अंदर, ठीक है, गुब्बारे नुमा बड़ी संरचना पाई जाती है। इन गुब्बारे नुमा संरचना में जैसे ये आपकी यहाँ से श्वास नली आई और ये बढ़ते हुए अंदर आ गई, ठीक है, एक भाग इधर चला गया, एक भाग इधर चला गया। फिर यहाँ पर जो छोटे छोटे बढ़ते हुए कूपिकाओं तक पहुंच जाएंगे हम, जैसे कि हमने यहाँ देखा था। तो ये सारी की सारी कूपिकाएं इनके अंदर सुरक्षित रहती हैं। तो ये फेफड़े क्या होते हैं, एक झिल्ली नुमा संरचना होती है जिसके अंदर कई सारी चीजें भरी होती हैं, ठीक है। जैसे बर्थडे पे आप बलून के अंदर चॉकलेट और कई सारी चीजें भर देते हैं और बलून एक भारी आवरण होता है, तो ऐसे ये बाहरी आवरण आपका फेफड़े होगा और इसके अंदर कई सारी चीजें यहाँ पर सुरक्षित होती हैं। तो फेफड़े के अंदर क्या क्या सुरक्षित होता है, श्वास नली जाती है, ये श्वास नली जा रही है, श्वास नली के छोटे छोटे भाग जाते हैं। कूपिकाएं, कूपिकाएं ये रहे, कूपिकाएं 30 मिलियन होती हैं। 30 मिलियन मतलब 3 करोड़ कूपिकाएं एक मानव शरीर में होती हैं। रक्त वाहिनियां, रक्त वाहिनियां क्या होती है दोस्तों, इन कूपिकाओं के पास में से रक्त की नलियां गुजरती हैं। ये रक्त की नलियां यहाँ क्या कर रही हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वैसे मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ कि इन कूपिकाओं में जो ऑक्सीजन आई है, जब हमने श्वसन किया तो वहां से जो ऑक्सीजन चली और चलने के बाद ये सारी ऑक्सीजन कूपिकाओं में भर गई और इन कूपिकाओं ने ये सारी ऑक्सीजन रक्त को देनी होती है, इसलिए ये रक्त यहाँ पर वाहिनियों में बहता रहता है। तो रक्त वाहिनी होती है, झिल्लियां होती है कई प्रकार की, और लास्ट में कई प्रकार की कोशिकाएं यहाँ पर होती हैं, ठीक है। अब इसके बाद होती है मांसपेशियां। अच्छा, यहाँ पे एक दो फैक्ट और है फेफड़े में, जैसे कि आपका दाहिना फेफड़ा बाएं फेफड़े से बड़ा होता है, महिलाओं के फेफड़े पुरुष के फेफड़ों से थोड़े छोटे होते हैं। इस तरीके से कुछ फैक्ट्स हैं जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। लास्ट में देखते हैं मांसपेशियां। मांसपेशियां क्या होती हैं, जैसे हमने बताया था ये आपके रिब केज यानी पिंजर है, पिंजर के पीछे आपके ये दोनों फेफड़े हैं। अब क्या होता है, यहाँ पे एक झिल्ली नुमा संरचना होती है, जैसे हम रेड कलर के मार्कर से बना दें, ये लो आपका ये एक झिल्ली नुमा संरचना होती है। ये झिल्ली नुमा संरचना क्या करती है कि इन फेफड़ों में हवा भरने का कार्य करती है। कैसे करती है, देखिए जब ये झिल्ली नुमा संरचना ऐसे सिकुड़ जाती है, ये ऐसे दब जाती है, जब ये ऐसे दब जाती है तो यानी कि ये होता है संकुचन और इसमें वायु अंदर भर जाती है। और जब ये झिल्ली नुमा संरचना फ्लैट हो जाती है, नीचे एकदम सीधी हो जाती है यहाँ से, तो ये शीतलन होता है और यहाँ से फेफड़ों से दोनों तरफ से वायु बाहर निकल जाती है। यानी कि इसके समेटने पर और इस झिल्ली के फैलने पर वायु अंदर आती है और वायु बाहर जाती है। तो ये होता है हमारा शीतलन। यानी कि ये जो मांसपेशियां हैं, ये जो डायफ्राम है, ये डायफ्राम निर्धारित करता है कि वायु अंदर आनी है या वायु बाहर जानी है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी मांसपेशियां जिनसे मिलकर ये हमारा डायफ्राम का निर्माण होता है। आप इसको फील भी कर सकते हैं, जैसे ये आपके फेफड़े होते हैं, हड्डियां होती है, इसके अंदर आपके फेफड़े और नीचे की तरफ जब जो आपका पेट है, बाकी का जो पेट है, यहाँ पर आपका आमाशय होता है, जैसे तो ये आमाशय और या भोजन नली आई होती है, इन सबको यहाँ पे यकृत वाला भाग होता है, तो इन सबको ये जो डायफ्राम है वो इन सबको अलग करता है, ठीक है। तो ये डायफ्राम का काम होता है एक तो कि ऑक्सीजन को अंदर लेना और ऑक्सीजन को बाहर निकालना, और दूसरा डायफ्राम का काम होता है कि हमारे शरीर के जो दूसरे अंग हैं जो कि पाचन तंत्र है, उस पाचन तंत्र को श्वसन तंत्र यानी कि फेफड़ों से सेपरेट करना, अलग करना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मांसपेशियां। लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक और है कि श्वसन कितने प्रकार का होता है। श्वसन 2 प्रकार का होता है। पहला श्वसन होता है कि आपने सांस ली, फेफड़ों में हवा भर गई, फेफड़ों में से सांस बाहर निकाली, बाहर निकल गई, तो पहला श्वसन होता है जो केवल फेफड़े और वायुमंडल के बीच में होता है। वायुमंडल से आपने सांस लिया, फेफड़ों में भर दिया, फेफड़ों में से आपने सांस को बाहर निकाल दिया। दूसरा श्वसन होता है जब ये फेफड़ों के अंदर से ऑक्सीजन रक्त वाहिनियों, मैंने बताया था यहाँ पे जो ऑक्सीजन होती है वो रक्त वाहिनियां रक्त लेके जाता है। ये रक्त सारा का सारा, जैसे यहाँ से रक्त चलेगा ऑक्सीजन लेने के बाद, चलने के बाद ये मान लो किसी कोशिका के पास पहुंच गया, तो ये रक्त जो है वो कोशिका को ऑक्सीजन देगा। थोड़ी देर बाद जब ये कोशिका इस ऑक्सीजन को उपयोग कर लेगी तो ये यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेगी
और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वापस यहाँ से चलेगा और फेफड़ों को लाके देगा। यानी कि जो रक्त के बीच में और जो कोशिका के बीच में जो आदान प्रदान हो रहा है उसे आंतरिक श्वसन कहते हैं। बाह्य श्वसन रक्त, सॉरी यहाँ उल्टा लिख दिया है, आप यहाँ पे बाह्य लिखिएगा। ये बाह्य श्वसन होता है जो कि वायुमंडल और फेफड़ों के मध्य होता है, और आंतरिक श्वसन होता है जो रक्त और कोशिका के मध्य होता है। ठीक है, तो ये था श्वसन। तो श्वसन का एक लास्ट जो टॉपिक और मैं यहाँ पे बता देती हूँ, आपको रिवाइज करवा देती हूँ। श्वसन की जरूरत क्या होती है, क्योंकि श्वसन से जो हमें ऑक्सीजन मिलती है वो ऑक्सीजन कोशिका के पास जाती है, और कोशिका के पास जो भोजन आया हुआ है डाइजेस्ट होने के बाद, पचने के बाद ग्लूकोज, वो ग्लूकोज और ये ऑक्सीजन दोनों मिलकर ऊर्जा का निर्माण करते हैं। तो ये था हमारा श्वसन। यहाँ से ऑक्सीजन कैसे कोशिका तक पहुंची वो रक्त लेके गया है, तो हम उसे रक्त परिसंचरण में देखेंगे। थैंक यू दोस्तों, कैसा लगा बताइएगा, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।